So put the heading in your copy, children. Factors affecting elasticity of supply. But before we start with this, आपको दो बातों पे गौर फरमाना है। कौन सी दो बातें? बड़ी आसान है बच्चों, बड़ी आसान। जितने भी फैक्टर्स होंगे इनका रिजल्ट एक ही होगा। सप्लाई वुड बी ईदर इलास्टिक चिल्ड्रन और इट वुड बी इन इलास्टिक। इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज कम होगा और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा। और इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है प्राइस में चेंज ज्यादा होगा बट क्वांटिटी में चेंज कम होगा। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? झटपट नोट डाउन करें, झटपट चलो। सो एक एक करके मैं पहले आपको इन समरी समझा देता हूं, फिर एक साथ समझेंगे इनको इन ब्रॉड चिल्ड्रन। अगर प्रोडक्शन टेक्निक आपकी लेटेस्ट है, थोड़ा सा भी प्राइस बड़ा होगा, आप ढेर सारा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे सो एज टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट। दिस वुड बी द केस ऑफ इलास्टिक। खोपड़े में बात गई। बट अगर आपकी प्रोडक्शन टेक्निक थोड़ी सी ऑब्सोलीट है, ओल्ड है चिल्ड्रन, इज दैट क्लियर? कितना भी प्राइस बढ़ जाए आप बहुत ज्यादा आउटपुट चेंज नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक। ये एक प्रीव्यू है। दूसरा, प्रोडक्शन टेक्निक अगर बहुत स्किल्ड वर्कर्स से रिक्वायर्ड है, मतलब ऐसी टेक्निक है जिसके लिए वर्कर्स बहुत स्किल्ड आपको चाहिए, तो अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर्स ढेर सारे हैं तो आप आउटपुट बहुत ज्यादा कर लेंगे। और अगर स्किल्ड वर्कर्स ढेर सारे नहीं है तो आपका आउटपुट कंपैरेटिवली प्राइस के चेंज से कम ही रहेगा। हाउसफुल जी क्या कहते हैं? नहीं, कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव नहीं चलता है। नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री कैसी है। अगर यूएस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी तो वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। इंडिया में लेबर इंटेंसिव में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। और हम इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव नहीं है प्रोडक्शन टेक्निक। हमारे यहाँ पॉपुलेशन कृषि जी बहुत ज्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हमें चीजें कंपेरेटिवली सस्ती मिलेंगी। अगर अनस्किल्ड लेबर की बात हो रही है तो, स्किल्ड लेबर की बात हो रही है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक महंगी हो जाएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजिली अवेलेबल है, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा दनादन आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इट इज इलास्टिक। स्केसिटी अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, कितना भी प्राइस बढ़ जाए आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। खोपड़े में बात गई? तो झटपट इनको लिख लें बच्चों, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको सब। तो अगर प्रोडक्शन टेक्निक सिंपल है चिल्ड्रन, तो थोड़ा सा भी अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे इस पे काम करने के लिए। सप्लाई वुड बी इलास्टिक। कॉम्प्लेक्स टेक्निक अगर है, जब तक आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, प्राइस कितना भी बढ़ाओ आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो दिस साउंड्स टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इनइलास्टिक। तो कॉम्प्लेक्स टेक्निक होगी, प्राइस बढ़ा है, स्किल्ड लेबर अगर नहीं है तो इट इज इनइलास्टिक। और अगर स्किल्ड लेबर है बच्चों तो फिर कॉम्प्लेक्स में भी इलास्टिक हो जाएगा। नहीं समझे बात को? पक्का? कॉपी फास्ट बच्चों। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इजिली अवेलेबल हैं, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा दनादन सप्लाई बढ़ाएंगे, तो इट वुड बी इलास्टिक। और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्कैर्सली अवेलेबल हैं, प्राइस कितना भी बढ़ जाए हम बहुत ज्यादा सप्लाई चाह के भी नहीं बढ़ा पाएंगे। गीतिका जी समझ गई फर्स्ट पॉइंट? ये सेकंड वाला नजर आ रहा है? Yes. तो इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इजी एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी, थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा ढेर सारा आउटपुट कर लेंगे, इट विल बी इलास्टिक। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव स्कैर्स अवेलेबिलिटी, आउटपुट कितना भी ज्यादा बड़ा होगा आप बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इट इज सेट टू बी इन इलास्टिक। ओके, अपडेट फास्ट। नेक्स्ट चिल्ड्रन, इनपुट कॉस्ट। अब ये इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है क्योंकि इसमें बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं समझने में। टेक एन एग्जाम्पल कि दीज आर द यूनिट चिल्ड्रन, दिस इज टोटल कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट कॉस्ट। 10 यूनिट बनाए, 20 यूनिट बनाए या 50 यूनिट बनाए। 10 यूनिट बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट 100 रुपए लग रही है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? 10 रुपी। बट अगर आप 20 यूनिट बनाएंगे तो क्या प्रोपोर्शनेटली आपकी कॉस्ट उतनी ही लगेगी? नो, आपका ट्रांसपोर्टेशन किया गया रॉ मटेरियल ढेर सारा बल्क में एक साथ आ जाएगा, तो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मान लीजिए आप 20 यूनिट्स बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली 170, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 8.5। और 50 यूनिट जब आप बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट सिर्फ 400 रुपए ही आ रही है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 8 रुपये। अब अगर आप मार्केट में इनको बेचेंगे बच्चों, हर यूनिट आपकी 15-15 रुपए के हिसाब से बिक रही है, तो जो आपने पहली 10 यूनिट्स बनाई
और 15 की बेची, उस पर प्रॉफिट 5 रुपए का है। बल्क प्रोडक्शन करेंगे, 15 की बिकेगी बट कॉस्ट तो 8.5 ही है। फर्दर बल्क प्रोडक्शन करेंगे, बिकेगी 15 बट कॉस्ट तो 8 की है। तो एज वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट अप्लाई होगा। हर अगली लॉट की कॉस्ट पहले से थोड़ी कम होगी। तो 10 यूनिट के लिए अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो ट्रांसपोर्टर कह रहा है भाई मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं कम से कम 20 रुपए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दूंगा। 20 यूनिट के लिए चलिए 25 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे दीजिएगा। तो हमने डबल यूनिट्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाया बट चार्जेस डबल नहीं हुए। 50 के लिए कह रहा है चलिए 40 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दीजिएगा। तो 10 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 20 और 50 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सिर्फ 40। तो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में पैसे बच जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट में अभी हम पढ़ेंगे इसको। कॉस्टिंग में दो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल। तो जब आप ज्यादा बाय करते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कम होती है, इस वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट विल आल्सो गो डाउन। तो एज वी प्रोड्यूस मोर पर यूनिट कॉस्ट इज गोइंग डाउन, सेलिंग प्राइस इज सेम, व्हाट विल हैपन टू प्रॉफिट चिल्ड्रन? इंक्रीज। तो हमको जब लग रहा है कि हमारी कॉस्ट 10 रुपए से घट के कितनी हो गई बच्चों, 8 रुपए, 20% कॉस्ट गिरी। हमने 10 की बजाय 50 यूनिट की सप्लाई कर दी, 5 टाइम मतलब 500%। तो प्राइस गिरा 20% और सप्लाई बढ़ी कितना, 500%। इट इज सो कॉल्ड व्हाट चिल्ड्रन, इलास्टिक। इज दैट क्लियर? और अगर आप कम बना रहे हैं, 50 बनाएंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट 8 रुपए है, 10 बनाएंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो यू विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लेसर। ओके, चलिए। नेचर ऑफ अ कमोडिटी, पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। मान लीजिए बच्चों वेजिटेबल मार्केट में बिक रहा था एट अ प्राइस ऑफ ₹10। हमारे जो सब्जी वाले थे वो बेच रहे थे 100 यूनिट, प्राइस बढ़ के 12 हो गया। दे आर विलिंग टू सेल मोर, बट क्या ये बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं? नो। मान लीजिए इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की भी अगर, तो जो पेड़ पे उग रहा है बस उसी को ले आए। तो बाजार में दाम अगर 20% बढ़ भी गया, आर दे एबल टू इंक्रीज द क्वांटिटी बाय दैट लार्जर एक्सटेंट? बिल्कुल भी नहीं चल रहे। तो प्राइस बढ़ा 20% बट क्वांटिटी बढ़ी सिर्फ 10%, क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटी है। इज दैट क्लियर? या आप ये बोल सकते हैं कि भाई प्राइस में इतना ज्यादा इंक्रीज होने के बावजूद भी ये क्वांटिटी में ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि अगर हमने फ्रूट्स का एग्जांपल लिया है, तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा फ्रूट्स बेच पाएंगे तो इम्पॉसिबल है, जितनी खेती हुई आप उतना ही बेच पाओगे। आप नेचुरल फैक्टर्स की वजह से सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? तो एक रीजन तो ये है। एक रीजन मैं आपको और दे रहा हूं इसका, बड़ा ही धमाकेदार रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस घट के 9 रुपए हो गई, प्राइस घट के, या मान लीजिए 8 रुपए हो गई, कितने परसेंट प्राइस गिरा है चिल्ड्रन? 10 से 8, कितने परसेंट प्राइस गिरा? 20%। 20% प्राइस गिरने पे भी ये कह रहे हैं हम 109 यूनिट तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो 110 से 109, बहुत कम सो कॉल्ड यूनिट्स इन्होंने रिड्यूस किए हैं, बिकॉज ये पेरिशेबल कमोडिटी है। अगर इसको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बेचते, व्हाट विल हैपन? दे वुड सफर लॉस बेसिकली। दैट्स व्हाई द क्वांटिटी वुड बी रिड्यूस्ड बाय अ स्मॉलर एक्सटेंट। 12 से भी अगर आपको कंपेयर करना पड़े, मान लीजिए बच्चों 12 से आप 8 को कंपेयर करिए, कितने परसेंट प्राइस में चेंज नजर आ रहा है? 12 से 8, 50% प्राइस गिरी, बट आउटपुट 110 से 109 हुआ, 1% से भी कम है बेसिकली। क्यों? 110 से 109 10% होता है, 1% से भी कम है। तो प्राइस में चेंज ज्यादा और क्वांटिटी में चेंज कम। द एग्जाम्पल इज व्हाट चिल्ड्रन? इन लास्टिक। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स पेरिशेबल है, कोई भी चीज जो पेरिशेबल होगी रखे रखे खराब हो जाएगी। बट अगर रेफ्रिजरेटर की बात है चिल्ड्रन, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर मार्केट में लेटर से 10,000 रुपए का था, शॉपकीपर वॉज सेलिंग 200 पीसेस पर मंथ। अब रेफ्रिजरेटर की प्राइस अगर मान लीजिए 12,000 हो जाती है, ये कोशिश करेगा 300 पीस बेचने की, प्राइस वेंट अप बाय 20%, आउटपुट इंक्रीजेस बाय 50%, बिकॉज ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसको ये स्टॉक कर सकता है और ये खराब नहीं होगी। इज दैट अंडरस्टूड वेल? और अगर इसको लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन है 20% दाम बढ़ने का, तब भी ये ज्यादा विलिंगनेस होगी इसकी बेचने की, क्योंकि ये चीज खराब होने वाली है ही नहीं, बिकॉज इट इज ड्यूरेबल इन नेचर। समझ में आ गई बात? और एक एग्जाम्पल इसका भी प्राइस डिक्रीज का ले लिया जाए। मान लीजिए फ्रिज की प्राइस 12,000 थी, घट के
इट कम्स डाउन टू 9,000 चिल्ड्रन। 12,000 से 9,000, 3,000 रुपए घट गई, 25% दाम गिरा। कितना? 25%। अब ये कह रहा है कि मैं सिर्फ 50 पीस बेचूंगा बस। कितना? 50 पीस बेचूंगा। और अगर ये अपनी क्वांटिटी को इतना कम कर देता है, 50 में ठीक कैलकुलेशन नहीं बैठेगा, 30 पीस बेचूंगा। 270 पीस का आउटपुट कम कर दिया इसने चिल्ड्रन। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ रहा है? 90, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 25। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? इलास्टिक। वेजिटेबल में ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वेजिटेबल को रोक के रख लेगा खराब हो जाएगा। बट क्या फ्रिज भी खराब हो जाएगा? नो। अब इसमें एक एक्सेप्शन लगा देते हैं। फ्रिज में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आजकल एक रेटिंग आती है चिल्ड्रन, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, और वो रेटिंग ईयर आफ्टर ईयर चेंज होती है। मतलब 2023 का अगर कोई 5 स्टार इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा तो 2024 में उसकी रेटिंग 4 स्टार हो जाएगी, क्योंकि 5 स्टार वाला ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है। 400 लीटर का फ्रिज अगर पिछले साल जो बना था वो अगर एक महीने में 500 की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इस साल वैसा ही फ्रिज सिर्फ 350 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो उसकी रेटिंग गिर जाएगी, इसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? झटपट कॉपी कर लीजिए। हाँ, बट हम इसको इग्नोर करते हैं, अभी हम इतना इन डेप्थ अभी नहीं पढ़ते हम। हाँ, स्टिकर बदलता है एक तरह से। चलिए, गई तो फ्रिज का दाम 12,000 से 9,000 हो गया, 25% गिरा। सेलर कह रहा है मैं 90% यूनिट्स कम बेचूंगा, क्योंकि मैं फ्रिज को स्टोर कर सकता हूं, बाद में बेच लूंगा। बट क्या पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में काम कर सकता है? नहीं कर सकता। चलिए, टाइम पीरियड, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। कैसे पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, आपने याद करिए। लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड पढ़ाया था मैंने, बोला था 3 बार पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर बाजार में मान लीजिए सो कॉल्ड किसी कमोडिटी का प्राइस, लेट मी हैव अ रेड कलर टू दिस, हाँ, प्राइस है 10 रुपए चिल्ड्रन, क्वांटिटी सप्लाइड इज लेट अस से 20 यूनिट्स। अब यहां पे एक थ्योरी में और अटैच कर रहा हूं जो आप प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। लेबर की आप इस्तेमाल कर रहे हैं 10 यूनिट्स, और कैपिटल की इस्तेमाल हो रही हैं 10 यूनिट्स। खोपड़े में बात गई? हाँ, कैपिटल के से ही चलेगा। कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल से इसको लिया गया है। अब बाजार में प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 12 रुपए। आपको 2 महीने पहले पता लगा कि गवर्नमेंट इज अपकमिंग विद अ न्यू रोड प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर बनने वाला है। बट आपके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप सरकारी ठेका ले पाए, क्योंकि रोड रोलर लाने में, मशीनें खरीदने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। तो आपने सोचा चलो उतने ही लेबर और उतनी ही मशीनों को इस्तेमाल करते हैं। तो जब मशीनें और लेबर सेम इस्तेमाल होंगे बच्चों, तो क्या आप अपना आउटपुट बढ़ा पाएंगे? नो। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज वेरी शॉर्ट पीरियड। प्राइस और क्वांटिटी को लेंगे तो थ्योरी ऑफ सप्लाई है, क्वांटिटी के साथ लेबर और कैपिटल को लेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? पक्का? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे सब पे अलग अलग होगा। मारुति वालों को पता लगा 2 दिन पहले दशहरे के कि बाजार में उनके कार की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, क्या और प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं? नहीं। बट अगर मारुति को ये बात पता लग जाती 6 महीने पहले कि ऐसा होगा, व्हाट दे वुड हैव डन, वो 14 यूनिट्स लेबर की रख लेते, लेबर की सप्लाई को बढ़ा देते। कैसे बढ़ाते? और लेबर्स को हायर करते, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट प्लांट चलता। बट प्लांट में मशीनें उतनी है, नया प्लांट नहीं लगा, तो कैपिटल कांस्टेंट है बट लेबर इज वेरिएबल। आउटपुट बढ़ा तो कितना बढ़ा बच्चों? प्राइस 10 से 12 हो गई, 20%, और आउटपुट 20 से 21 बढ़ा, सिर्फ 5%। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द केस ऑफ चिल्ड्रन शॉर्ट पीरियड। कौन सा पीरियड चिल्ड्रन? शॉर्ट पीरियड। ओके, समझ में आई बात? अब कुछ बेवकूफ टीचर्स को घड़ी के टाइम के हिसाब से पढ़ाते हैं कि अगर 2 महीने में काम कर लिया तो शॉर्ट पीरियड, और 2 साल में किया तो लॉन्ग पीरियड। ऐसा कुछ नहीं होता। सप्लाई के हिसाब से शॉर्ट पीरियड की डेफिनेशन, वेरी शॉर्ट पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में कुछ भी चेंज ना आए तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है? प्राइस में चेंज ज्यादा और क्वांटिटी में चेंज कम। प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, लेबर और कैपिटल आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। यू कैन चेंज योर लेबर बट यू कैन नॉट चेंज कैपिटल, इट इज वेरी शॉर्ट। तो सर ये लॉन्ग पीरियड फिर क्या होता है?
₹12 प्राइस हो गया। आपको 2 साल पहले पता था कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है चिल्ड्रन। तो इन दैट केस व्हाट यू डिड, आपने दनादन लेबर और कैपिटल दोनों को ज्यादा हायर कर लिया, मशीनें भी नई लगा ली, फैक्ट्री नई सेटअप कर दी, 30 यूनिट्स का आउटपुट हो गया। ₹12 प्राइस हो गई, 12 लाख मान लीजिए, 10 लाख से 12 लाख, 20% प्राइस बढ़ी और आउटपुट बढ़ा 50%। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड। बात समझ में आई बच्चों? पक्का? तो अगर मैं सिर्फ इस फिनोमेना को कवर करूं तो दिस इज सप्लाई चिल्ड्रन, और अगर मैं इस फिनोमेना को कवर कर लूं दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपका प्राइस बढ़ा 20% और सप्लाई बढ़ी 50%, इट इज कॉल्ड एज मोर इलास्टिक। प्राइस बढ़ा 20%, सप्लाई बढ़ी सिर्फ 5%, इट इज लेस इलास्टिक। समझ गए बात को? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? खोपड़े में बात गई, छटपट लिख लें इसको। तो सबको समझ में आ गए बच्चों फैक्टर्स? मेथड्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसमें जरा भी हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। गॉट इट क्लियर? दिस वी हैव ऑलरेडी डन। चलिए ये सब हो चुका है, बस न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में टेकअप करेंगे। ऑलरेडी चिल्ड्रन वी हैव डन दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं सब किसी को? चलिए समझ गए? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।